नमस्कार मित्रों, साकेत 23 के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हम लोग आरओ का एक स्पेशल सेशन चला रहे हैं और उस स्पेशल सेशन में हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट में आज हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको ये सब नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि क्वेश्चंस को इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि आपके आरओ के जो एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है लमसम उसी के हिसाब से ये मेंटेन रहे, ठीक है ना। बाकी हमारा एक्सप्लेनेशन इस टाइप का होगा कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ ढेर सारे आंसर्स आपको मिल सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, थोड़ा सा क्विकली स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, यानी इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएसी, संक्षेप में पीएसी बोलते हैं, की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। पहला भारत के महान्यायवादी, ठीक है, दूसरा है भारत के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी, और उपरोक्त में से कोई, नन ऑफ द अबव। कौन होगा इसमें से? थोड़ा सा समझिएगा इसको। एक्चुअली पहले इसका आंसर समझ लीजिए। आंसर इसका होगा भारत के महान्यायवादी, भारत के इसका आंसर होगा आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या आंसर होगा? सी। अब इसको समझिए प्रोसेस क्या है और क्यों सीएजी उपस्थित रहते हैं। दरअसल किसी भी डिपार्टमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, आप जानते हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट को जो है प्रोसेस पूरा चेक करने के लिए, सब कुछ करने के लिए सीएजी साहब अधिकृत होते हैं, ठीक है, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकृत होते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जितनी भी लोक लेखाएं होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, उनमें सबकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है कि उस रिपोर्ट को वो संसद के सामने रखवाए। जब वो रिपोर्ट संसद के पास आती है तो संसद क्या करती है? उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के पास भेज देती है। लोक लेखा समिति क्या करती है? अब जो है लोक लेखा समिति का काम शुरू होता है। लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट की जांच करती है, उस रिपोर्ट को संक्षिप्त करती है और इस प्रकार से करती है कि संसद, जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, जो संसद के सदस्य हैं, उनकी समझ में आसानी से आ सके, उसको समराइज भी करती है, यानी मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करती है। अब लोक लेखा समिति जो है में एक्सपर्ट ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही उसमें होते हैं। तो ऐसे में जो उनके क्वेश्चंस होते हैं और जो उनके आंसर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते, क्लियर हो जाएं। तो जो लोक लेखा समिति के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देने के लिए एक्चुअली सीएजी को रहना पड़ता है फॉर द एक्सप्लेनेशन। दूसरा, जिस विभाग के बारे में सीएजी जांच कर रहा है, जिस मंत्रालय की रिपोर्ट की जांच कर रहा है, उस मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भी वहां पर उपस्थित होना पड़ता है, यानी जब भी समिति बुलाएगी उनको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल बैठक में सीएजी एज ए एक्सपर्ट उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना, कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको वो क्लियर कर सके कि इसका वास्तव में मतलब है क्या, ठीक है। तो वहां पर महाधिवक्ता का कोई रोल नहीं होता, महान्यायवादी का कोई रोल नहीं होता है। बेसिकली जो रोल होता है किसका होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है, यानी रोल किसका होता है? सीएजी का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही है।
ठीक है भाई, हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार सिस्टम क्या है कि न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, ठीक है ना। तो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है, ठीक है। एक निर्वाचन सूची होती है, दोनों सही है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में एक ही सूची होती है और उस सूची से ही सब में निर्वाचन होता है, और अगर उस सूची में अगर दो दो सूचियां बना दी जाएंगी तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एक सूची बनाई जाती है। तीसरा कह रहा है धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक सूची का निर्माण नहीं होगा, बिल्कुल ये भी सही है। जो निर्वाचक सूची बनती है वो सिर्फ इस आधार पर बनती है कि आप 18 वर्ष के से ऊपर के हों और आप जीवित हों, ठीक है ना। तो आपका नाम जो है और आपका एक स्थायी घर हो तो आपका नाम निर्वाचक सूची में हो सकता है, ठीक है। बाकी और भी कंडीशन है, ठीक है, लेकिन एक सामान्य कंडीशन यही है कि आप एक वयस्क हो और आप जीवित हो, आपके पास एक जो है एरिया में आवास हो, किसी प्रकार से आवास में हो या किराएदार हो, कुछ भी हो आप, ठीक है। लेकिन वो जाति, धर्म, फला फला के आधार पर सूची का निर्माण नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी सही है। चौथा कह रहा है राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। स्वयं के मानक यानी राजनीतिक दल क्या करें, अपना स्वयं का स्टैंडर्ड स्थापित करने की उनको स्वतंत्रता होगी नहीं। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक असीमित तौर पर, अपरिमित तौर पर स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हो जाएंगे तो सबके मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी हो जाएंगे, सबकी अपनी अपनी आचार संहिता भी हो जाएगी, और कौन सी आचार संहिता सही है, कौन सा आचार संहिता सही नहीं है, इसका फिर निर्धारण कैसे हो पाएगा। इसलिए निर्वाचन आयोग बीच में मानदंड स्थापित करता है, ठीक है, कि ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है और आपने क्या किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ऐसे में इसको सही माना नहीं जा सकता, यानी ये अब गलत है। तो इसमें सही क्या है, इसमें सही क्या है, इसमें सही है आपका 1 2 3। किसमें आंसर है आपका 1 2 3, इसमें आपका, यानी इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 1 2 और 3 सही है इसमें, चौथा क्या है, यही वाला गलत है, ठीक है। तो सी होगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। देखिए थोड़ा समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो 1885 में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। ये आप जानते हैं एक अंग्रेज थे, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थापना बंबई में इनकी हुई थी, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, एक संस्कृत कॉलेज में जो है बैठक हुई थी, वहीं पर इनकी स्थापना हुई थी। अब दरअसल ये क्या थी, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी जो है, जो उसमें भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। दरअसल ये एक राजनीतिक दल नहीं था। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का एक प्रकार भी था, लेकिन अंग्रेजों ने लगभग जहां जहां पर उनका शासन था, हर जगह पर एक कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। एक्चुअली ये एक तरह से कांग्रेस उस समय पार्टी के तौर पर नहीं काम कर रही थी, एक तरह से ये आंदोलन के रूप में काम कर रही थी। और किसी भी आंदोलन का एक उद्देश्य होता है, उसमें उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। उसमें उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब हम जब स्वतंत्र हो गए तो वो उद्देश्य पूरा हो गया। अब जब वो उद्देश्य पूरा हो गया तो उस आंदोलन को चलाने वाला जो दल है,
जो संगठन है, जो संस्था है, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। जाहिर सी बात है उस संस्था का नाम भी हमें बदल देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब पहले टीआरएस पार्टी थी तेलंगाना में, तो उसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति। लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना बनाने का जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया, तो उसको अपना नाम बदल देना चाहिए ना। अल्टीमेटली क्या किया उसने, अपना नाम अभी बदल दिया। तो यही चीज वहां उसमें सुझाव में आई थी कि एक्चुअली हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो सफल हो चुका है, तो ऐसे में एक पार्टी के तौर पर इसकी मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। और जैसे अन्य नई राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, ऐसे ही कांग्रेस के स्थान पर भी एक नया राजनीतिक दल खड़ा होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन नेताओं में ने उस बात को माना नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उनको लगा है एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर ये स्थापित रहेगी तो हमको फायदा होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि चुनाव चिन्ह बार बार बदलता रहा। ये जो प्रस्ताव रखा था कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये रखा था महात्मा गांधी साहब ने। ये प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी साहब ने रखा था। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ये किसने जो है कहा था इस बात को? ठीक है, या किसने सुझाव दिया था? महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और उनको जो है अगली सूची से क्या करना है, जो विषय वस्तु दी गई है उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, उसको आपको सुमेलित करना है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 54 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 75 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 155 ये संबंधित है आपका राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से। ठीक है, तो क्या मिल रहा है? ए का 4 किस में है? बी में है, और ए का 4 किसी में है भी नहीं। ठीक है, बी का 3 बिल्कुल ठीक है। सी का 2 ये भी ठीक है, और अब बचा 164। ठीक है, डी का 1। ठीक, डी का 1। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति की नियुक्ति। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और ये हमारा मिलेगा विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी, इसको मिला लीजिए आप लोग। देखिए, ठीक है, इस आधार पर ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन बदल बदल के कई बार पूछे गए हैं, इनको रट लीजिएगा। 54 में क्या है? राष्ट्रपति की नियुक्ति। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। और 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की एक व्यय यानी खर्च भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, पर भारित नहीं है? भारत की संचित निधि, देखिए एक होता है जनरल अकाउंट, करंट अकाउंट कह सकते हैं। भारत सरकार का पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसा आता है, पैसा जाता है। उसमें से पैसा जो है कैसे निकाला जाएगा और कैसे उसमें पैसा आएगा, ये पूरा बजट में प्रावधान होता है। और एक होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, यानी एक ऐसी निधि होती है, ठीक है, जिसमें आपके एक तरफ से कह सकते हैं रिजर्व फंड के तौर पर ये रहता है, लेकिन पैसा उसमें किस तरह से आएगा, पैसा किस तरह से जाएगा, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसका चालू खाते से कोई खास संबंध नहीं होता है। यानी ये ऐसा फंड है जिसमें से जो व्यय किए जाने हैं उसका चालू खाते से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालू खाते में पैसा कम हो गया तो भी इस संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कुछ ऐसे व्यय उनको संचित निधि में रखा जाता है जिनका जो है सामान्य इनकमिंग आउटगोइंग से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी उनके वेतन भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी होती है आकस्मिक निधि,
जिसमें इमरजेंसी में से पैसा निकाला जा सकता है, यानी अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो भी भारत सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से इस आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकती है और उसको व्यय भी कर सकती है। लेकिन जब संसद का सत्र आरंभ होगा तो पहला काम यही होगा कि जो पैसा निकाला है आकस्मिक निधि से उस पैसे को वापस उसमें डाल दिया जाए। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा व्यय है जो है यानी कैसा कौन सा खर्च है जो भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। तो पहला कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन, दूसरा कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, तीसरा कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, चौथा कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसमें आंसर होगा सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ये संचित निधि पर भारित नहीं होता है। और संचित निधि के बारे में और जान लीजिए, संचित निधि पर जितने भी भारित व्यय होते हैं, इन भारित व्ययों पर सदन में चर्चा तो हो सकती है, बहस तो हो सकती है, लेकिन मत विभाजन नहीं होता है, यानी मतदान की स्थिति नहीं आती है। ठीक है ना। और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, आपातकाल को छोड़ दिया जाए, तो वित्तीय आपातकाल अगर प्रवर्तित है तो उसको छोड़ दिया जाए तो इन जितने भी व्यय भारत की संचित निधि पर होते हैं इनको सामान्य स्थिति में किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। मैंने कहा वित्तीय आपात को छोड़ करके किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वृद्धि भले हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। तो फिफ्थ का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। क्या पूछ रहा है, सही है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही और नहीं पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सही और नहीं के चक्कर में। एक कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित मतलब इंट्रोड्यूस, पेश किया जाना। ठीक है ना, पूरा स्थापित किया जा सकता है ना, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है, नहीं। जब हमने कहा कि राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सदनों में का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि जब राज्यसभा में नहीं होगा तो लोकसभा में। भाई जब राज्यसभा में नहीं होगा, दो सदन तो है, राज्यसभा लोकसभा है। अब जब राज्यसभा में है ही नहीं है तो दोनों सदनों कहां से आ गया। सी कह रहा है धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं भाई, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यानी वास्तव में धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब ये धन विधेयक होता क्या है, ऐसा विधेयक जिसमें केवल मुद्रा संबंधी बात हो, जिसमें केवल धन संबंधी बात हो, अनुच्छेद 110 के अनुसार उसे हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक सामान्य तौर पर जैसे कोई टैक्स लगाना हो नया, या कोई किसी पुराने टैक्स को हटाना है, ठीक है, तो धन विधेयक उसके लिए पेश किया जाता है। ठीक है, या भारत की संचित निधि से एक पैसा अचानक से पैसा निकालना है तो भी आप धन विधेयक के तौर पर एक पेश करके उसमें से पैसा निकाल सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इस पर जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अधिकृत होता है यह निर्णय लेने के लिए कि इसको धन विधेयक माना जाए या इसको सामान्य विधेयक माना जाए, क्योंकि सामान्य जो विधेयक होते हैं उन्हें सदन के दोनों सदनों में से कहीं पर भी पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से सरकार का विधेयक होता है और सरकार के वित्त से ही संबंधित होता है, इसलिए इसके लिए इसमें राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता जरूर है, लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ इसको 14 दिन की विलंबित शक्ति ही प्राप्त होती है, यानी 14 डेज तक अपने पास सिर्फ रोक सकती है बस राज्यसभा। अगर 14 डेज के अंदर उसको पास करके वापस नहीं भेज देती है लोकसभा के पास, तो उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आंसर क्या होगा, इसमें धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यानी इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा इसमें
डी। ठीक है, केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, एक सही पूछ रहा है। अगर सही देखा जाए तो क्या होगा? तो ये कथन तो सही कह रहा है। क्या कह रहा है? राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? और अगर सही की बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सही बात है ना, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इसके लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और जिस राज्य के सदस्य की सीट खाली हुई है उस राज्य से उसका पुनः निर्वाचन हो जाता है। इस तरह सदन चलता रहता है। यह स्थायी सदन राज्यसभा है। इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। इसको हम बुद्धिजीवी सदन भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल हाउस भी कहते हैं, बुद्धिजीवी सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है जो मैंने बताया आपको इसके बारे में। तो पहला क्या है इसका? ये सही है। क्या सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बी कह रहा है इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि पहले विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह क्या करते हैं? इनका जो है वो जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी कह रहा है राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है? नहीं, राज्यसभा अपना सभापति नहीं चुनती है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। डी कह रहा है भारत के यानी ये भी गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, महान्यायवादी जो है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको संसद के दोनों सदनों में भी विधि संबंधी किसी मामले में अपना पक्ष रखने के लिए, अपना पक्ष सरकार का पक्ष रखने के लिए बोलने का अवसर दिया जाता है। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन किसी विधेयक पर मतदान की स्थिति में इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। बाकी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भाग ले सकता है। किसी भी सदन में विधि संबंधी किसी भी मामले पर सरकार का पक्ष रख सकता है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही क्या है इसमें? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो इसमें ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? एक कह रहा है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। सही है? सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही मिस्टेक अक्सर होती है। सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा अगर कोई जो है राज्य सूची के विषय पर, क्योंकि आप जानते हैं व्यवस्था क्या है, 3 सूची आपकी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर किसको अधिकार है? संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों को यानी संसद को भी यानी केंद्र को भी और राज्य को भी
कानून बनाने का अधिकार है। और किंतु अगर दोनों के कानून में टकराहट हो जाती है तो संसद का कानून ही प्रभावी माना जाता है। ठीक है, तो ये 3 सूचियां हैं। लेकिन अगर आपातकाल लगा है तो आपातकाल यानी 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 है अगर प्रवर्तित है तो अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। किंतु सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद कानून नहीं बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर सामान्य परिस्थितियों में कानून नहीं बना सकती है, किंतु बना सकती है कुछ कंडीशन पर। कब बना सकती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? जब राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में, बिल्कुल राज्यसभा घोषित करे पहले कि राष्ट्रीय हित में है, इसलिए राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाना चाहिए। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। यह भी सही है, क्योंकि अगर बहुत कम लोग बोले कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना देना चाहिए तब तो ये बहुत सारा दुरुपयोग हो जाएगा ना विधि का। जबकि अगर 2/3 लोग बोलते हैं इसका मतलब एक सोच समझ करके वो बोलेंगे कि हाँ भाई सही कह रहे हैं या नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं है, अगर राज्य सूची का कोई विषय है तो संपूर्ण भारत या, हाँ सही है, सही बिल्कुल ठीक है, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। जो विधि बनाई जा रही है वो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकती है, या संपूर्ण भारतीय संघ के लिए हो सकती है, पूरे संघ के सभी राज्यों के लिए हो सकती है। बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि विधि कौन सी है, ठीक है ना, और उसके बनाने का उद्देश्य क्या है। चौथा कह रहा है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में, यानी ये भी सही है, राज्य सूची के में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। गलत है, ये गलत है। क्यों गलत ऐसा है? एक्चुअली केवल राज्यसभा कोई विधि बना ही नहीं सकती है। राज्यसभा को भारत में संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा को विधि बनाने का अधिकार नहीं है, केवल लोकसभा को भी विधि बनाने का अधिकार नहीं है। एक्चुअली विधि बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद का मतलब क्या है? जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद का मतलब होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। और संसद ही कानून बनाने की अधिकृत संस्था है। तो केवल राज्यसभा कैसे बना सकती है? केवल राज्यसभा कैसे बना सकती है? ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आंसर के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पढ़िएगा आप लोग। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। कह रहा है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल, संसद को अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी वो कर सकती है, ठीक है। पुराने राज्यों की सीमा में भी वो परिवर्तन कर सकती है, पुराने राज्यों का नाम भी वो परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। तो ये अधिकार है। यानी क्या कह रहा है? सही नहीं है, यहां ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है, तो ये सही है, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी, देखिए अगर आप नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं तो नए राज्यों के निर्माण की शक्ति देता है अनुच्छेद 2। नए राज्य कैसे बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 3। लेकिन अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जब नए राज्य का निर्माण करेंगे तो उससे उसके आनुषंगिक यानी उससे लगे हुए
और उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, यानी रिजल्टेंट कुछ परिवर्तन और करने की आवश्यकता भी हो सकती है आपको, और संसद को अधिकार है कि वो परिवर्तन भी वो कर सकती है। यानी अगर अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत कोई परिवर्तन करते हैं तो अनुच्छेद 4 आपको आदेश देता है कि आगे भी संविधान के किसी उपबंध में, किसी अनुच्छेद में अगर परिवर्तन करना होगा जो कि इससे संबंधित है, तो उस परिवर्तन के लिए भी संसद अधिकृत है। संसद जो है को परमिशन है कि उससे रिलेटेड जो भी परिवर्तन है उनको भी कर सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी सही है। सी कह रहा है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा ना। अनुच्छेद 368 का इससे इस कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इस प्रकार से जो आगे परिवर्तन होंगे वो 368 के अंतर्गत परिवर्तन होंगे, ऐसा नहीं माना जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। डी कह रहा है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक पूरा मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? व्यवस्था बनाई गई है कि अगर भाई नया राज्य बनाना है तो नया राज्य कहां से लाएंगे आप? जाहिर सी बात है पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करेंगे। सीमाओं में परिवर्तन मतलब किसी राज्य की सीमा को काटेंगे, कम करेंगे, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाएंगे, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा काट के उनको जोड़ के नया राज्य बनाएंगे। कुछ तो करेंगे ना, घटाएंगे बढ़ाएंगे तभी नया राज्य बनाएंगे। अब जो घटा बढ़ा रहे हैं राज्य, जिस राज्य में घटा बढ़ी विस्तार कर रहे हैं उसमें यानी वो राज्य प्रभावित हो रहा है ना। तो संवैधानिक व्यवस्था यह है कि ऐसा करने से पहले इस प्रस्ताव का एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट जो है वो राज्यों को भेजा जाना चाहिए, और राज्य में जब इसको भेजा जाएगा तो नियत तिथि राष्ट्रपति तय करता है कि इस तिथि तक आपको जवाब देना है। अब उस तिथि से पहले जब तक उनका जवाब नहीं आ जाता है, उस तिथि से पहले, उस डेट से पहले संसद में इस प्रकार के से कोई नया विधेयक यानी नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। उस तिथि से पहले जवाब आ जाए तब आप पेश कर सकते हैं, लेकिन उस तिथि के से पहले जवाब आए या ना आए, उस तिथि से पहले आप जो है इससे संबंधित कोई भी विधेयक पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये संवैधानिक प्रावधान है कि एक निश्चित समय दिया जाना चाहिए। भाई आप हमारे घर में परिवर्तन कर रहे हैं, हमें ही सूचना ना दें, हमारे ही जवाब का इंतजार ना करें और आप परिवर्तन कर दें, तब तो तानाशाही हो गई ना, जबरदस्ती हो गई ना। जाहिर सी बात है कि हमसे भी अनुमति ली जानी चाहिए क्योंकि हमारे से संबंधित व्यवस्था राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें? सी वाला गलत है। ये इसमें आंसर के हिसाब से क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, 368 में इसके लिए संविधान संशोधन समझा नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू देखिए, सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, लेकिन क्षमादान की शक्ति ये नहीं बताती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, वो निर्णय गलत है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अपने स्थान पर है, वो सही है या गलत है उसको सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही जान सकता है। ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, क्षमा कर सकता है। क्षमा में वो सब कुछ कर सकता है, यानी आपको मुक्त भी कर सकता है, आपकी सजा को कम कर सकता है, आपकी सजा को परिवर्तित कर सकता है, फांसी हुई है तो आजीवन कारावास कर सकता है,
ठीक है, लेकिन आजीवन कारावास हुआ तो फांसी नहीं कर सकता है। आपको मृत्युदंड हुआ है उसको भी माफ कर सकता है, पूरी सजा माफ कर सकता है, लेकिन क्षमादान की शक्ति यह नहीं बताती है कि आप निर्दोष हैं। ठीक है, क्या उच्चतम न्यायालय गलत है? तो फिलहाल ये गलत होगा। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय को अधिकार है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, या उसको हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी। ठीक है, दरअसल क्या है, हमारे यहां खुद से रिव्यू करने की शक्ति है। भारत में भारतीय संविधान में ये जो प्रावधान किया गया, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी इस प्रकार की व्यवस्था है क्या, कि हम अपने निर्णयों का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज की परिस्थिति में जो निर्णय दिया है, हो सकता है कल वही सेम परिस्थिति रही हो, कल उसी प्रकार का सेम मामला आ जाए। आज निर्णय दिया है कि नहीं ये गलत है, कल को हो सकता है वो यही कह दे नहीं नहीं ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो उसने कहा था कि ये गलत है, ये गलत जो है उस संदर्भ में कहा था जो उस समय संदर्भ था। आज ये कह रहा है कि ये सही है, तो ये इस संदर्भ में कह रहा है कि आज का संदर्भ है ये। यानी आज के संदर्भ में क्या सही है, कल के संदर्भ में क्या सही होगा, ये डिपेंड करता है परिस्थिति कैसी है। और दूसरी चीज कि अगर कोई गलती हमसे हो ही गई है, मान लीजिए गलती भी हो गई है, तो उस गलती के बाद हम गलती करते जाएं या उस गलती को हम सुधार कर लें, तो मुझे लगता है कि अगर हम सुधार कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को पलट भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय का रिव्यू करने का अधिकार भी है। ठीक है, तो ये दो सही है, इसका बी सही है। सी कह रहा है मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। नो, मंत्रिमंडल को इस संदर्भ में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हाँ, मंत्रिमंडल एक कानून बनाने का नया मसौदा जरूर पेश कर सकता है संसद में। संसद चाहे तो कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट सकती है, लेकिन यह मंत्रिमंडल का अधिकार नहीं है, यह संसद का अधिकार है। ये क्या कह रहा है? डी कह रहा है उच्चतम न्यायालय का अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है ना, ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसमें बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए कह रहा निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। डी कह रहा है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही है। गलत क्या है? सी कह रहा है निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार करना, नहीं, राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं, बल्कि इसको निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार की जाता है। किसको? जितनी भी जो है मतदाताओं की सूची है, वगैरह जो भी निर्वाचन संबंधित काम होते हैं, वो सब जो है निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है? सी आपका गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है?
राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। थोड़ा समझिएगा। देखिए, संसद ने कोई विधेयक पास किया, अब ये संसद से पास होने के बाद कहां जाता है? विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है। यानी संसद से कहां गया विधेयक? राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, अब वो कानून बन गया। लेकिन अगर चाहे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे, ठीक है ना, और वो क्या करे? यथाशीघ्र, कोई तिथि इसकी नहीं बनाई गई है, राष्ट्रपति इस विधेयक को जो कि उसके पास गया है, इसको वापस किसको भेज दे? संसद को भेज दे। अब अगर संसद इसको उसी स्थिति में या सरकार फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे, तब तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अदरवाइज राष्ट्रपति इसको कुछ दिन के लिए होल्ड जरूर कर सकता है, ठीक है। हाँ, अगर दोबारा परिवर्तन करके भेजे, वहां पॉइंट आउट जो किया है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए क्या कर सकता है? इस विधेयक को, जो विधेयक यहां पर पेश किया गया है, पास किया गया है, उसको होल्ड कर सकता है, यानी अनुमति देने से मना कर सकता है, ठीक है ना। तो किसके पास अधिकार है? ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। प्रधानमंत्री के पास अधिकार नहीं होता, लोकसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होता है, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होता है, संसद के पास अधिकार ये होता है, ठीक है ना, कि किसके? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को वो कुछ समय के लिए अपने पास रोक सकती है। संसद द्वारा पारित विधेयक को कुछ समय के लिए अपने पास रोक सकता है, ठीक है, उस पर अनुमति दे भी सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या वीटो, दूसरे अन्य वीटो पावर हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पास रोकने की शक्ति है, तो किसके पास रोकने की शक्ति है? राष्ट्रपति के पास रोकने की शक्ति है। आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो 6 मूल अधिकारों में क्या क्या है? समानता का अधिकार बिल्कुल है। विरोध का अधिकार भैया कौन सा है? ये अधिकार नहीं है, विरोध का अधिकार बिल्कुल नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आपके कुल 7 मूल अधिकार थे मूल संविधान में। इसमें 6वां मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको अब निरसित कर दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300A में ले जाकर के विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार यानी आपका लीगल राइट बना दिया गया है। अब कितने बचे? कुल 6 मूल अधिकार बचे, लेकिन उन 6 मूल अधिकारों में विरोध का अधिकार कोई भी नहीं है। विरोध का, केवल विरोध करने का अधिकार, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विरोध का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। नहीं कौन सा है? विरोध का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् सम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव का दुर्व्यापार यानी मानव को खरीद बिक्री जो होती है ये नहीं हो सकती है, और बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती काम कराना, ठीक है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 ऐसा कहता है, बिल्कुल सही कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है ऐसा, सही है एकदम। बी कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, जो हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन माइनॉरिटी ग्रुप्स के संरक्षण की बात अनुच्छेद 29 में की गई है, सही है एकदम। संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 32, बिल्कुल ठीक है ना। संवैधानिक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 32 करता है, भी सही है। डी कह रहा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, बिल्कुल ये अधिकार है, लेकिन ये अनुच्छेद 356 में नहीं है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात की बात करता है। संवैधानिक आपात, ठीक है। संवैधानिक आपात को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं राज्यपाल शासन, और इसी को हम और क्या बोलते हैं? राज्यों का आपात। राज्यों का आपात, ठीक है। तो कई नाम दिया गया है, अनुच्छेद 356 में ये बातें कही गई है, ठीक है। लेकिन तो जाहिर सी बात इसमें गलत क्या है?
इसमें क्या कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन एंड ऑफ अनटचेबिलिटी करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 28। आंसर होगा इसमें अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 आप जानते हैं जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18। कहां से? 14 से 18। उसी समानता के अधिकार में ही, ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी और ये कहता है कि किसी भी आधार पर किसी को अस्पृश्य या अनटचेबल नहीं बनाया जा सकता है, वो चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो जन्म स्थान हो, रंग रूप, किसी भी नस्ल प्रजाति, किसी भी आधार पर किसी को अनटचेबल नहीं बनाया जा सकता है, किसी को भी अनटचेबल नहीं बनाया जा सकता है। वो क्या है? अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, मंत्रिमंडल। क्वेश्चन ये कई बार अलग अलग बदल करके भाषा भी पूछा गया है। ठीक है, यहां याद रखिएगा न्यायपालिका। अगर किसी भी, आंसर क्या होगा? न्यायपालिका। किसी भी आधार पर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई भी आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि हमारे मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, और न्यायपालिका विभिन्न माध्यमों से आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अधिकृत संस्था बनाई गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार, राज्यों के नीति नियंत्रण तत्व, संविधान का आमुख यानी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर होगा इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इसके पिछले सेट में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ वीडियो मिलेगा जो विभिन्न प्रकार की इस प्रकार चीजें कही गई हैं, उनको एक जगह पर हम ला करके आपको देंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में कराया था आपको कि संसद को नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार होता है। तो यह परिवर्तन करने का अधिकार किसको होगा? ये परिवर्तन करने का अधिकार किसको होगा? ये परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 18 क्वेश्चन का ए हो जाएगा। यानी संसद ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। एक्चुअली इसमें आंसर होगा अध्यक्षात्मक सरकार। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान, हमारे यहाँ जो सिस्टम अपनाया गया, जो व्यवस्था अपनाई गई है, वो किसकी अवधारणा है? वो हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है ना, संसदीय लोकतंत्र को, यानी उसी को कहते हैं संसदात्मक सरकार। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ न्यायपालिका को बिल्कुल पूरी तरह से क्या किया गया है?
स्वतंत्र किया गया है, यानी न्यायपालिका को यह प्रयास किया गया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से बताया जा सके। हमारे यहां संघात्मक सरकार है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। तो दरअसल दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक संसदात्मक सरकार, एक अध्यक्षात्मक सरकार। दोनों अगर मोटा मोटी अंतर आप देखेंगे तो इसमें जो संसदात्मक सरकार होती है, इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? अनौपचारिक प्रमुख होता है। अनौपचारिक प्रमुख। औपचारिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक जो सरकार हमारी होती है, इस सरकार में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है यही सर्वे सर्वा होता है, ठीक है ना, यानी यही सब कुछ होता है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम अपनाया गया है? हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, लेकिन हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, ठीक है, यानी मनी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन ये आया था हमारा, दूसरी भाषा में आया था क्वेश्चन, राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ नहीं। क्या आया था आंसर? अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या आया था कि धन विधेयक को केवल कहां पेश कर सकते हैं? लोकसभा में पेश कर सकते हैं। राज्यसभा में लोकसभा के बाद जाएगा, लेकिन राज्यसभा को केवल 14 दिन की विलंबित शक्ति ही प्राप्त है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा सिर्फ उसको क्या कर सकती है? 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है बस, और उस पर कोई अधिकार नहीं है। और धन विधेयक को तो राज्यसभा में कतई पेश नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने कोशिश किया है कि इस 20 के माध्यम से आपको ढेर सारे आंसर जो है वो मिल सके, ठीक है। इसकी आंसर शीट ये है, इसको आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चंस में जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे उसको मैच कराइए, ठीक है। और बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकॉन को पुश कीजिए और कोशिश करिए कि इसको आप शेयर भी करिए अगर आपको लगता है तो, ठीक है। और अगर आपको कहीं कुछ कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि जो है उसको दूर किया जाए और नए कंटेंट आपको हम दे सके, ठीक है। थैंक यू।